हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्यूजन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से वीडियोस ऑन फॉर क्लास 11th एंड नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो भी 11th और 12th के जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो 11th 12th प्लस नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्पेशली जिन बच्चों की फ़िज़िक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको माइंड में रखते हुए ये बनाई गई है। ठीक है, और आईआईटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट वीडियोस बनेंगे। ठीक है, तो जो भी ज़्यादातर बच्चों को हेल्प प्रॉब्लम्स आती है फ़िज़िक्स में, उनको अब ज़्यादा हेल्प होने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बहुत बेसिक चीज़ों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बेसिक चीज़ से स्टार्ट करके हम कैसे इसको लेवल अप करेंगे अप टू द नीट लेवल। ठीक है, एम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम डील करने वाले। तो वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको क्लियर करने के लिए, जिनको आपको क्रैक करने के लिए, राइट करने के लिए आपको बेसिक्स जो है और कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे तरीके से हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इन डेप्थ बात करनी पड़ेगी। ठीक है, केवल फॉर्मूला पे हम लोग बात नहीं करेंगे, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो भी वीडियो आप देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप देखो, तब आपको गेन कर पाओगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लगेगी यहाँ पे, इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी और अगेन बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन की जाती है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोशन, ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा मोशन। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं इसमें। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज़ द मोशन। ठीक है, पहले तो ये बात करते हैं मोशन क्या है। तो देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द मोशन, तो तुम लोग जानते हो, ठीक है, समझते हो मोशन किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। तुम्हारे सामने कुछ हो रहा है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। बट जब आपसे पूछा जाए कि डिफाइन इट इन ए लॉजिकल वे, ठीक है, तब फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। तो मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और फिर यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखते हैं। तो अगर हम मोशन के लिए आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लॉजिकल भी होना चाहिए और बहुत ही सिंपल वे में आपका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। तो इसमें क्या बोलना है आपको, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सिंपल, अब उस सामने वाले को समझ में भी आ जाएगा। तो व्हेन चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट। अच्छा जी, अगर रेस्ट की बात करें आपसे तो क्या बोलेंगे हम लोग। रेस्ट में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। व्हेन नो चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मीनिंग ये है कि भाई टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम तो चलता रहा है आगे, लेकिन पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा उसकी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे है t इज इक्वल टू 0 पर, और 1 घंटे बाद भी वो यहीं पे है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है क्या है, रेस्ट के अंदर है। अगर वो यहाँ से 1 घंटे में, सपोज करो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी, ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं पे भी जा रहा है 1 आवर के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट क्या था, मोशन में था। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम लोग डिफाइन करें। जब वो चल रहा है तब हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, बिकॉज वो अपनी पोजीशन देखो चेंज कर रहा है और 1 घंटे में यहाँ से लेकर देखो वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये मोशन। अब इसके साथ एक और टर्म हम लोग ऐड करेंगे और वो ये है दैट रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। इसका क्या मीनिंग है, रिलेटिव।
इसमें एक और टर्म आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव मतलब क्या है, पहले तो हम लोग ये देखते हैं। तो रिलेटिव मतलब ये है कि सपोज़ करो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं तो हो गया जैसे सपोज़ करो ऑब्जर्वर, और यहाँ पे कोई है ऐसे, और वो है ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे सपोज़ करो रेस्ट में हूँ और ये ऑब्जेक्ट इधर उधर कहीं पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो ऑब्जर्वर है, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस वक्त जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम ऑब्जर्वर बोल देते हैं, और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मैं, अगर ये मान लो इधर कहीं जा रहा है और मैं रेस्ट में हूँ, तो मैं ये बोलूँगा भाई ये इधर जा रहा है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, भाई नीचे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। दूसरे केस में क्या है, सपोज़ कि हम दोनों जो हैं एक व्हीकल के अंदर है, एक व्हीकल है ऐसे, ठीक है, उस व्हीकल के अंदर ही हम दोनों बैठे हैं ऐसे, और ये व्हीकल जा रहा है आगे की तरफ किसी पर्टिकुलर v स्पीड से। तो अब मैं क्या बोलूँगा, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, मैं जैसे सपोज़ करो a हूँ मैं, और जो ऑब्जर्वर है ये b है, ठीक है, ये a था और ये b था। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये तो रेस्ट में है, लेकिन ये किसके रिलेटिवली बात कर रहा है, अपने रिलेटिवली बात कर रहा है। बात समझ में आई। एक्चुअली ये दोनों रेस्ट में नहीं है भाई, दोनों तो गाड़ी के अंदर, और गाड़ी किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये रेस्ट में है, लेकिन इसके रिलेटिवली तो रेस्ट में है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी रेस्ट और जो भी मोशन होता है वो बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है। डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, ठीक है, और वो कैसे देख रहा है, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एक के रिलेटिवली दूसरे को ऑब्जर्व करना। जैसे मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। अगर आप वहाँ पे इधर की तरफ जा रहे हो और मैं भी आपके साथ ऐसे जा रहा हूँ ऐसे, तो आप बोलोगे कि सर तो रेस्ट में है ऐसे, या दोनों ऊपर बस में बैठे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर रेस्ट में। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। लेकिन बाहर अगर कोई है, मान लो यहाँ पे कोई है, अगर यहाँ पे सी, तो वो क्या बोलेगा कि जो बी है वो तो मोशन में है, ठीक है, और किधर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अब नेक्स्ट केस में आपने ऑब्जर्वर बना दिया बी को, तो बी क्या बोलेगा एक के लिए, भाई ये तो रेस्ट में है, और सी के लिए क्या बोलेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बी जा रहा है गाड़ी के अंदर, सी तो वहीं की वहीं खड़ा है बेचारा, इसका तो कोई रोल ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बी क्या बोलेगा, या उसको क्या अपीयर होगा, उसको ये अपीयर होगा कि पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि ये तो मोशन में है। तो इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये जो रेस्ट और मोशन होता है ये आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ इसके अंदर होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब, पहले एक स्टेटमेंट अगर देता हूँ मैं, तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्थ रेस्ट में है, लेकिन वो भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो भी सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो सन के अराउंड जो वो भी रिवॉल्व कर रही है, तो सन पे अगर आप बैठ जाओ पॉसिबल नहीं है, फिर भी मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अगर आप बैठ जाओ तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो अर्थ तो इधर है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जाती है, आपको दिखेगी। तो एक्चुअली अर्थ भी जो है वो रेस्ट में नहीं है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है जो किसी भी फ्रेम में आप देखोगे तो वो रेस्ट में है, ठीक है, रुका हुआ है। बट रुका हुआ तो कोई भी नहीं है। इवन आपकी जो अर्थ है जिसको आप रेफरेंस लेके चलते हो ये रेस्ट में है, वो भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, ठीक है। बट अर्थ जो है वो रिलेटिव रेस्ट में है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर आप बैठे हो तो आप क्या बोलोगे, अर्थ रुकी हुई है, ठीक है। इस तरीके से तो रिलेटिव टर्म्स है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि मोशन क्या है, फिर हमने पढ़ा कि रेस्ट क्या है, ठीक है, एक जनरल लैंग्वेज में। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें पढ़ा है कि जो मोशन और रेस्ट है बेसिकली वो भी जो है ना वो रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कैसे, इस एक ही बात कर लो आप, ठीक है। अब
इस ए को देखो, अगर सी देख रहा है तो सी बोलेगा कि मोशन में है, लेकिन बी देखेगा तो वो बोलेगा रेस्ट में है। बात समझ में आई? मतलब एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है। किसके रिलेटिवली किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, सिंपली उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं थी अपने को, बस यही समझना था कि जो भी मोशन और रेस्ट है वो आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हल्का सा बात करेंगे इस पर, क्योंकि ये आपके फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएगा इन डेप्थ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसमें भी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं है कि ऑब्जर्वर जो होता है ना, उसको हम एक फ्रेम मान लेते हैं। ठीक है, और उसके रिलेटिवली बात करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो एक क्लास है, इस क्लास में मैं बैठ गया बिल्कुल, तो जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे फ्रेम के रेस्पेक्टिवली होगी, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसके रिलेटिवली होगी, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या सीधे बात करो अपने को तो ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक तो हो सकता है कि नॉन एक्सेलरेटेड हो, मतलब एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है उसमें, और एक हो कि वो एक्सेलरेटेड है, या जिस फ्रेम में वो बैठा है, जिस फ्रेम में मतलब जिस रूम में वो बैठा है वो एक्सेलरेटेड हो। और एक तो ये केस होगा, और दूसरा केस क्या होगा कि जिस रूम में बैठा है वो एक्सेलरेटेड नहीं है। तो इसी के बेसिस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी दो टाइप हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक तो बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम काफ़ी ऊपर लेवल की बात करेंगे क्योंकि अभी ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब ऑब्जर्वर जो है एक ऐसे रूम में बैठा है, ऐसे गाड़ी में बैठा है, ठीक है, या ऐसे एक फ्रेम में बैठा है जो एक्सेलरेटेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, सीधे सीधे ये लो, शॉर्ट में हो गया, बताऊँ। एक दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें क्या होगा भाई, वो एक्सेलरेटेड होगा, नॉन ज़ीरो होगा, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस ये इन दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, अब इसको जल्दी से समझे हम लोग। तो दिस इज पॉइंट ए एंड सपोज दैट इज पॉइंट बी। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस, ऐसे भी जा सकते हो आप, ऐसे भी जा सकते हो, और ऐसे भी आप लोग जा सकते हो। तो ये आपका पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, और ये आपके पाथ 3 हो गया। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब ये है कि जैसे जैसे आप चलोगे सारे, ठीक है, जो भी लेंथ हो सबको काउंट करना पड़ेगा अपने को, ऐसे इसमें और ऐसे ही इसमें। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ अगर हम बात करें तो किसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा होगी, हम इजीली बता सकते हैं, जिसका पाथ सबसे बड़ा होगा उसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। सो द डिस्टेंस ऑफ पाथ 3 इज़ ग्रेटर दैन डिस्टेंस फॉर पाथ 1 इज़ ग्रेटर दैन डिस्टेंस फॉर पाथ 2। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस। अगर यूनिट की हम लोग बात करें, यूनिट मतलब किस में मेज़र करते हैं, तो स्टैंडर्ड्स मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, एमएम है, ये कुछ भी हो सकता है। डायमेंशनल फार्मूला की हम लोग बात करें और डिस्टेंस को अगर हम डी से ही शो करें, ठीक है, चलो एस से शो कर लो आप, या एक्स से शो कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, m0 l1 t0, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में। एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट देखो अगर मोशन में है
तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगी, ये ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो बोल सकते हैं अपन, या पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन चलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, और जिसको पूरा इन डेप्थ वेक्टर पढ़ना है तो वेक्टर वाला अपना वीडियो देख लेगा, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वेक्टर देखो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट करने के लिए या पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जो है वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल फोर्स, तो काफ़ी बार आपने सुना है कि यार इधर लगाओ फोर्स, उधर लगाओ फोर्स, ठीक है, कम लगाओ, ठीक है, ज़्यादा लगाओ, तो कम ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, और इधर लगाओ, ऊपर लगाओ, इधर की तरफ करो, वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो फोर्स बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, सिंपल, राइट। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो मतलब हम तो जैसे सोशली तो क्या लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ठीक है, बट मैथमेटिकली हमको लेना पड़ता है एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, स्टैंडर्ड लेते हैं हम, ताकि इसको प्लेन में एक्सप्लेन कर सके, उस बेस्ड क्वेश्चन कर सके और आंसर कर सके। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी है, वैसे भी हम लोग ले सकते हैं। चलो, तो जो वेक्टर है पहले उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर में क्या होता है। सपोज जैसे ये ए है, तो सिंपली ये ए तो अल्फ़ाबेट है, इसको वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये तो होता है इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन, बाकी ये पूरा कंप्लीट आपको वेक्टर वाले उसमें मिल जाएगा। तो जैसे फोर्स है ना, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, 10 न्यूटन, ये तो यूनिट हो गई, ये बता रही कि ये फोर्स है, और हम बोलते हैं अपवर्ड, है ना, वो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो मैथमेटिकली अपन ऐसे लिखते नहीं, मैग्नीट्यूड उसको लिखा जाता है, जैसे फोर्स है ना, तो जैसे ये फोर्स वेक्टर हो गया, तो इसके मैग्नीट्यूड को लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है। ये एरो बोलते हैं इसको वेक्टर, इसको रीड करेंगे एफ वेक्टर का मोड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म है ये, और इसकी डायरेक्शन होती है एफ कैप, ठीक है, ये डायरेक्शन लिखने का तरीका होता है। इसको और क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आगे इसलिए एक्सप्लेन करें, अदरवाइज ये वेक्टर वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ है। ओके, अब हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। वेक्टर, अब ये क्यों पढ़ा था हमने, ये देखते हैं। देखो, सपोज दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ये आपका वाई है और ये जेड है। तो एक्स एक्सिस को आप कैसे दिखाओगे, आपको जैसे बोलना हो कि यार 10 न्यूटन फोर्स लगाओ एक्स एक्सिस के लो, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव नहीं, तो आप क्या लिखोगे उस वाले केस में, 10 न्यूटन आई कैप। तो ये आई कैप बेसिकली इसकी डायरेक्शन को बताता है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे ही इसकी डायरेक्शन को जे कैप बताता है, इसकी डायरेक्शन को कैप। मतलब अगर आपने लिखा हुआ है ऐसे 5 न्यूटन माइनस जे कैप, इसका मतलब मेरे को क्या समझना है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, और वो किधर लग रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर ये एक डायरेक्शन में नहीं दूंगा तो आप यार 5 न्यूटन लग तो रहा है, लेकिन किधर लग रहा है ना, पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ ना।
वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मतलब दोनों इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। ओके, ये तो मैंने बता दिया कि क्या है। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे ओरिजिन हो गया। अब जैसे तुम्हारे घर से मान लो ये नॉर्थ, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, और यहाँ पे कोई खड़ा है मान लो, है ना, ये तुम्हारा घर है होम, और यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है यहाँ 5 मीटर। तो तुम यहाँ से क्या बोलोगे, उसका पोजीशन वेक्टर जो बताएंगे कि यार मेरा दोस्त जो है मेरे घर से 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने क्या बताया, उसका पोजीशन, ठीक है, आपने क्या बता दिया, उसकी पोजीशन। डायरेक्शन भी बता दिया आपने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे। अब ये तो हो गया सोशली जो हम लोग बताते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, वो भी एक फॉर्मेट होता है या होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को जो सोशली हम लोग बात करते हैं उसको इस वाली चीज़ से कनेक्ट करें। अब मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे, बार बार हर क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएंगे कि कानाराम तुम्हारे घर से इतनी किलोमीटर दूर है तो बताओ ये किस डायरेक्शन में है, ऐसे वैसे। तो वो एक्स एक्सिस इस तरीके से आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या नॉट जो भी है। अब ये हो गया, यहाँ पे तुम बैठे हो, ऑब्जर्वर बोल सकते हो आप इसको। तो सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, लेट्स से x1 y1 z1। तो इसके पोजीशन लिखने का जो तरीका होगा ना, पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे इसको वो देखते हैं। तो पहले तो देखो इसको तो हम बोलेंगे आर ए वेक्टर। आर ए मतलब ये पोजीशन वेक्टर है किसका, ए का, किसके रेस्पेक्टिवली, ओरिजिन के रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होगा इसको, तो आर ए है क्या, पहले तो ये तो लिख लो। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन तो वही होता है। अच्छा सर, कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, ओरिजिन का पता है, कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो लिखेंगे कैसे। तो देखो इसका जो पोजीशन वेक्टर उसको क्या लिखते हैं, ये जो पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया जाता है। देखो तरीका ये होता है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया जाता है, फिर आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका अगर आप कंपोनेंट लोगे इधर, है ना, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका अगर इधर लोगे तो इसकी जो लेंथ का जो कंपोनेंट आएगा ना इधर, वो आएगा x1, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, तो x1 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने को समझना है क्या है कि एरो जिधर है इसके x में x कोऑर्डिनेट में से इसका x कोऑर्डिनेट माइनस करो, तो x1 माइनस 0 तो x1 ही रहेगा, और उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे सिंपल, ऐसे ही y के लिए और ऐसे ही z के लिए, j कैप z1 k कैप। अब ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, या सिंपल बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। ऐसे ही मान लो अगर ये कोई पॉइंट b है, ये है x2 y2 z2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा अब ये। तो आर बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और ये क्या लिखा जाएगा, x2 आई कैप y2 j कैप z2 k कैप, ठीक है। चलो ये सब तो हो गया कि कैसे अपन लिखते हैं। अब ये जो है ना आर बी वेक्टर, ये इस बी की पूरी इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे बोल रहे थे तुम लोग 5 मीटर पड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये जो वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा है, ये आपको ये भी बता रहा है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, और आपको ये भी बता रहा है आई जे कैप के टर्म में कि किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसमें
ये डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज ये जो वेक्टर है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो ये तो हमने देखा पोजीशन वेक्टर। अब एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज करो आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, अब ये तो पॉइंट ही था कोई, यहाँ से आप यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा आर, बोल देते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो तो आप डिस्प्लेस हुए, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये लिखा कैसे जाता है, तो देखो ट्राइंगल लो होता है वेक्टर के अंदर, अपन ने पढ़ा था कि जैसे सेम ऑर्डर वेक्टर है, इसका देखो यहाँ से यहाँ पे एरो, फिर ये यहाँ से इधर, ऐसे एक सीक्वेंस सा बन गया साइकिल सा, लेकिन इसने साइकिल को ख़त्म कर दिया। तो ये सेम ऑर्डर है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर जो वेक्टर्स है उन सब का एडिशन जो है इस ऑपोजिट ऑर्डर वेक्टर की क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेम ऑर्डर वेक्टर कौन है, आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट ऑर्डर्ड वेक्टर दैट इज आर बी वेक्टर, ठीक है। ये लिखने का एक तरीका होता है ऐसे। अच्छा, ये तो पता था अपने को पोजीशन वेक्टर ए, ये पता था पोजीशन वेक्टर बी, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डेल्टा आर वेक्टर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी के लिए। और ये लिखा कैसे जाएगा, देखो डेल्टा आर मेरे को निकालना है, तो इस आर एम को उधर ले जाओ माइनस, ये लो साहब, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। मतलब इस तरीके से आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो आई कैप वाले में से आई कैप वाले को माइनस कर दो, मतलब x2 माइनस x1 आई कैप, या फिर क्या करोगे तुम भाई, पूरा रख दो ये, फिर माइनस, फिर ये पूरा रख दो, यहाँ पे आने वाला क्या है तुम्हें भी पता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये लिखने का एक तरीका होता है कि यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वेक्टर फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड कितना, मतलब ये लेंथ कितनी है, प्लस इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो दो चीज़ें आपने पढ़ी, एक तो पोजीशन वेक्टर ए और बी का कैसे लिखा जाता है और कैसा होता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि इधर से इधर जाए, ये इधर से इधर भी तो जा सकता था, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होता, बी से ए, और इसको क्या नाम दें हम लोग, चलो अभी इसको चलो डेल्टा रे रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है अपने, उसके लिए तो समझ में आ ही गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको लिखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि सेम ऑर्डर वेक्टर का एडिशन, मतलब आर बी वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसका ऑपोजिट हो गया, पहले बी में से ए को माइनस कर रहे थे, अब ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आई कैप जे कैप का रोल क्या है, कैसे आपने एक सोशल मैसेज को, सोशल डायरेक्शन को, ठीक है, या सोशल इन्फॉर्मेशन को कैसे मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, और फिर आगे कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था इन दोनों में। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ओके।